अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जो रिटर्न फाइल करेंगे ये एक डॉक्टर की है। आपकी फरमाइश थी कि मैं हर तरह के रिटर्न फाइल किया करूं, तो आज मैंने एक डॉक्टर की जो है वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके इसको रिकॉर्ड की है। तो उससे पहले जो वर्किंग थी, मैंने मालूमात के कॉलम में जाके इनकी सारी डिटेल्स चेक कर ली हैं और जो डाटा मुझे मिला है उसकी वर्किंग में मैंने इसको शो करवा दिया है, जिससे मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपने जो है वो मालूमात देखनी है, उसके बाद रिटर्न पे जाना है। एनीवेज हम आगे चलते हैं। डिक्लेरेशन में जाएंगे। आप लॉगिन करने के बाद डिक्लेरेशन में आप नॉर्मल रिटर्न फाइल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ईयर सेलेक्ट करेंगे। ईयर 2021 है, इसको सेलेक्ट किया आपने, वही पुराना मेथड। ईयर सेलेक्ट करने के बाद आपने जो है वो वर्किंग स्टार्ट करनी है। ये मैंने इंपोर्ट फ्रॉम प्रीवियस ईयर पे क्लिक कर दिया ताकि पिछले साल का भी कुछ डाटा मेरे सामने आ जाए और मुझे टैक्स रिटर्न फाइल करने में आसानी हो। तो डॉक्टर साहब ने एक तो पेंशन ली है, तो इनकी पेंशन ये देखें, ये टैक्सेबल के कॉलम में लिखी हुई है। अदर्स में जाके आपने सिर्फ एग्जेम्प्ट के कॉलम में लिखनी है, इसको टैक्सेबल से डिलीट कर देते हैं। फिर आपने इसको कैलकुलेट करना है 2 टाइम्स, हमेशा 2 टाइम्स कैलकुलेट करते होते हैं। ये इनकी नॉर्मल जो है वो पेंशन आ गई। और उसके बाद फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट है इनकी प्रॉपर्टी की भी कुछ इनकम आई है, जो लास्ट टाइम इतनी थी इसको भी मैं रिमूव करूँगा। ये पिछले साल का डाटा इंपोर्ट हुआ है और न्यू ईयर की मैं लिख दूँगा। तो न्यू ईयर की मैंने अपनी वर्किंग में लिखी हुई है, यहाँ से कॉपी किया इसको और ये मैंने यहाँ पे इसको टाइप कर दिया। अगेन इसको भी आप कैलकुलेट करेंगे। याद रखें कि 2 लाख से ऊपर जितना भी जो प्रॉपर्टी की इनकम होती है उस पर आपने टैक्स पे करना होता है। नेक्स्ट अभी वर्किंग के मुताबिक देख लेते हैं और क्या चीज़ है। एक हो गई पेंशन, एक हो गई प्रॉपर्टी, एक इनको मिला है बिज़नेस से इनकम मिली है जो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, और उसके बाद जो है वो इनका कैपिटल गेन है। बिज़नेस वाली इनकम पे आ जाएं। बिजनेस रिटर्न फाइल करने के लिए बिज़नेस में आप जाएंगे, अदर रेवेन्यूज़ में जाएंगे, यहाँ पे आ रहा है अदर्स। डॉक्टर्स के लिए अदर्स होता है। अदर्स में आपने जाके इनकी जो 11 लाख जो भी इनकी इनकम थी वो आपने यहाँ पे लिख दी है। 2 टाइम्स कैलकुलेट करेंगे इसको और उसके बाद अब टाइम आ गया है एक्सपेंसेस एंटर करने का। जी, यहाँ पे इनके जो है वो ये सैलरीज और वेजेस का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा। तो इनका जो एक्सपेंस है वो सिर्फ सैलरी का ही है, तो इन्होंने सैलरी पे की है, तो लिहाजा हम इसको सैलरी वेजेस वगैरह वाले कॉलम में यहाँ पे सैलरीज मेंशन कर देंगे। इतनी इनकी पर एनम सैलरीज गई हैं, ये मैंने कैलकुलेट किया 3 लाख। और उसके बाद अभी हम देख लेते हैं कि इनकी टैक्सेबल इनकम कितनी बनी है। प्रॉपर्टी की इनकम 3 में से 8 में 11 में से 3 माइनस होकर 8 लाख इनकी इनकम आ गई है, ये आप देख सकते हैं। इसको भी आप 2 टाइम कैलकुलेट करना है। जी, उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये बिज़नेस में से कैपिटल आपने एंटर करना होता है। लास्ट टाइम मैंने इनके कुछ इक्विपमेंट्स एंटर कर दिए थे, तो अभी उनको मैं बिज़नेस कैपिटल में कन्वर्ट कर देता हूँ। ये इक्विपमेंट इनके बिज़नेस कैपिटल हो गया है। ये इक्विपमेंट मशीन वगैरह थी, और साथ ही आपने नीचे कैपिटल में भी इसको दोबारा मेंशन कर देना है। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। लास्ट टाइम वो सबमिट नहीं करता, देखिए 1 आपको नज़र आ रहा होगा, ये मैं इस 1 को रिमूव कर रहा हूँ। तो ये 1 जो था ये मैंने लास्ट टाइम इसलिए एंटर किया था ताकि रिटर्न सबमिट हो जाए। जब तक आप इनके एसेट्स और लाइबिलिटीज़ यानी कैपिटल वगैरह नहीं लिखेंगे, ये रिटर्न जो होगी बिज़नेस की कंप्लीट नहीं होगी। सोलोली जब हम बिज़नेस की रिटर्न फाइल करेंगे तब इसमें हम और भी चीज़ें समझ लेंगे। तो ये बिज़नेस की रिटर्न में आप देखें और भी ये बहुत से मैटर्स होते हैं। ये यहाँ पे सारे एक्सपेंसेस सब कुछ आ रहा होता है, तो जो भी चीज़ आपने एंटर करनी हो आप कर सकते हैं। एनीवेज आगे चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है कैपिटल गेन का। कैपिटल गेन का मतलब ये होता है कि कोई एसेट इन्होंने बेचा हो तो वहाँ से इनको इनकम आई हो। तो एसेट पुराना था, इन्होंने बेचा था, वहाँ से इनकम आई थी, इसलिए हम इसको जो है वो रिकॉन्सिलेशन वाले कॉलम में एंटर करेंगे ताकि इसके ऊपर टैक्स ना पड़े। इसके बीच में एक और भी कैपिटल गेन का ऑप्शन आता है, ये लॉन्ग टर्म गेन है, शॉर्ट टर्म गेन है। यहाँ पे एंटर आपने नहीं करना, अगर इधर एंटर है भी तो रिमूव कर दें। इसको हम सिर्फ लास्ट टाइम रिकॉन्सिलेशन के टाइम एंटर करेंगे। हाँ, अगर आपने इसको जल्दी बेचा हो कम पीरियड में तो फिर आप इसको यहाँ एंटर करते हैं। नेक्स्ट हम एडजस्टेबल टैक्सेस में चलते हैं कि कुछ टैक्सेस ये पे कर भी चुके हैं जो मैंने मालूमात के कॉलम से भी देख लिए थे और इन्होंने भी मुझे बता दिए थे। लाइक मोटर व्हीकल का इन्होंने टैक्स पे किया था, जो अपने ये बच्चे हैं उनकी एजुकेशन का टैक्स पे किया था, तो वो सारा अभी हम एंटर करेंगे। जी, तो ये मैंने मालूमात के कॉलम से देखा है कि जो है वो एजुकेशनल कौन सा होता है सेक्शन। तो ये जो बन रहा था मोटर व्हीकल का, पहले सेक्शन देख लें। मोटर व्हीकल का जो सेक्शन बन रहा था उसके मुताबिक आके मैंने मोटर व्हीकल की वैल्यू और टैक्स एंटर की है। इसको 2 टाइम कैलकुलेट करूँगा। 2 टाइम्स उन्हें मोटर व्हीकल पर टैक्स दिया था, एक बार और भी है, तो अंडर सेक्शन 234 वो भी मैंने एंटर कर दी है आपके सामने। और उसके बाद एजुकेशनल फ़ीस का जो है वो 236 होता है, उसमें भी इन्होंने 46,000 टैक्स पे किया था। ये यूनिवर्सिटीज़ को जब आप फ़ीस देती हैं तो उसके ऊपर इनकम टैक्स कट जाता है जो बाद में आपने एडजस्ट करना होता है, तो वो इनकम टैक्स भी मैंने यहाँ पे लिख ली है। अच्छा, ये टैक्स इन्होंने मुझे बताया नहीं था, मैंने मालूमात से निकाला था एजुकेशनल फ़ीस वाला।
2 टाइम्स कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद आप कंप्यूटेशन में आ जाए। कंप्यूटेशन को ज़रा गौर से थॉरोली देखा करें। कंप्यूटेशन में आपको नज़र आ रहा होगा कि जितने भी टैक्सेस आपने पे किए हैं, जो भी आपकी नॉर्मल इनकम थी, जो आपके फाइनल टैक्स रजीम की इनकम थी, वो सारी आपने यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। तो जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होती है ये हमेशा फाइनल टैक्स की होती है, तो इसके स्लैब्स अलग हैं, इसलिए फाइनल टैक्स रजीम में जाती है। और अभी ये जो टैक्स चार्जेबल है इनका, वो भी आपने देख लिया है, कंप्यूटेबल टैक्स भी देख लिया है। तो ये देखें, ये अभी फाइनल टैक्स में इनकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आई हुई होगी, ऑटोमेटिकली आ जाती है। आपने यहाँ पे नहीं लिखनी होती है, आपने प्रॉपर्टी के कॉलम में ही लिखनी होती है। या आयरिस का जो सॉफ्टवेयर है इसको खुद यहाँ पे कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इस कॉलम में आ गई। हाँ, अभी कंप्यूटेशन में आ जाएं। कंप्यूटेशन में आपने देख लेना है कि रिफंडेबल टैक्स इनका कितना बन रहा है। इतना इनको टैक्स एफबीआर ने रिफंड करना है, जो इन्होंने एडिशनल पे कर दी है। गाड़ी के रजिस्ट्रेशन का पे किया है, बच्चों की फ़ीस का, ये सारा रिफंडेबल था जो कि इनका रिफंडेबल में आ गया। तो ये टैक्स आपने देख लेना है। आगे चलते हैं। आगे इनके एसेट्स हैं जिनकी मैंने एडजस्टमेंट करनी है। एक गाड़ी थी जो सेल आउट हो गई थी, उसकी यहाँ पे नई आ गई थी। ये एक सिंपल सा मेथड है, इसको भी मैं भी कर देता हूँ। ये जो सेल होगी इसको डिलीट किया, प्लस पे क्लिक करके इसकी जगह पे नई जो है वो एंटर कर दूंगा। ये इसका डाटा एंटर किया, सो एंड सो। आगे चलते हैं। इसकी अमाउंट जो परचेजिंग थी वो नई गाड़ी की, वो अब आ जाएगी अमाउंट। ओके, अगेन 2 टाइम कैलकुलेट करना है आपने। हर चीज़, जो भी नई चीज़ एंटर करती हैं उसके बाद 2 टाइम कैलकुलेट किया करें। कैलकुलेशन के बाद मज़ीद आगे चलते हैं। हाँ, ये अभी आ गए हैं आपके रिकॉन्सिलेशन के कॉलम्स। तो रिकॉन्सिलेशन में आपने दोबारा तमाम इनकम्स एंटर करनी होती है। मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी फिर इसको देख लें। पेंशन जो होती है वो रिकॉन्सिलेशन के कॉलम में एग्जेम्प्ट का जो कॉलम है वहाँ एंटर होती है, क्योंकि पेंशन जो है वो टैक्स से एग्जेम्प्ट है। फॉरेन इनकम एग्जेम्प्ट है, फॉरेन रेमिटेंस का कॉलम भी आपको नजर आ रहा है। उसके बाद नॉर्मल जो इनकी इनकम थी वो थी बिजनेस से, जो 8 लाख रुपीज़ हुई थी, वो मैं एज इट इज़ 8 लाख बिजनेस की इनकम यहाँ पे नॉर्मली लिख दूँगा। इसको भी कैलकुलेट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट जो इनकी इनकम थी वो फाइनल की थी, जो कि प्रॉपर्टी की इनकम थी। ये फाइनल टैक्स रजीम का आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। तो फाइनल टैक्स के कॉलम में आप जो है वो प्रॉपर्टी की इनकम जो इनकी हुई थी वो मैंने ऐसे मेंशन कर दी। फिर इसको कैलकुलेट करते हैं। ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट होता है, अनरिकॉन्साइल्ड अमाउंट को आपने ज़ीरो करना होता है इसमें। अब जो इनको गाड़ी की सेल के ऊपर कुछ प्रॉफिट हुआ था, जो पुरानी गाड़ी थी वो जब इन्हें बेची तो प्रॉफिट पे बेची, तो वो गेन जो था, क्योंकि गाड़ी ओल्ड थी और उनको सेल किए हुए ख़रीदे हुए बहुत अरसा गुजर गया था, इसलिए वो गेन जो था उसकी अमाउंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, ये जो ये जो आखिर में रिकॉन्सिलेशन की जगह होती है इसको यहाँ पे एंटर करते होते हैं। ऊपर भी एक कॉलम होता है कि, लेकिन हम वहाँ एंटर करेंगे तो वो फिर टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जब कभी टाइम गुजर जाए, गाड़ी पुरानी आपने बेची हो, घर पुराना हो, उसको बेचा हो, तो उसको आप यहाँ एंटर कर देते हैं और इधर अपना जो प्रॉफिट होता है वो लिख देते हैं। हाँ, लेकिन अगर 4 साल से कम पीरियड हुआ हो तो उसको आपने ऊपर ही लिखना होता है और उसके ऊपर टैक्स भी अदा करना होता है। माइंड इट। तो ये सारे जितनी भी इनकम्स थी वो सारी मैंने स्ट्रीम्स यहाँ लिख दी हैं। कैलकुलेट करेंगे इसको अगेन। और क्या रह गया है? हाँ, टैक्स चार्जेबल में अभी एसेट्स को थोड़ा सा मज़ीद मैं एक बार देख लेता हूँ कि इनमें कोई कमी पेशी तो नहीं है। हाँ, बैंक्स की जो वैल्यूज़ थी वो मैंने अभी ख़त्म करनी है, क्योंकि बैंक में इनकी अमाउंट सारी ख़त्म हो गई है इस साल इनकी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक। ये पहले बैंक को मैंने ज़ीरो कर दी है। हाँ, आगे मज़ीद बैंक्स जो हैं उनकी वैल्यूज़ को भी चेंज करते हैं। इसमें भी 1000 रुपीज़ हैं। फिर से अनरिकॉन्साइल्ड पे आ जाएं। ये अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी जब मैं कैलकुलेट करूँगा तो, क्योंकि हमने बैंक्स में भी अमाउंट ज़ीरो कर दी है। अच्छा, इनकी कैश भी मैंने ज़ीरो करनी है और इसके अलावा एक्सपेंसेस अभी एंटर ही नहीं किए, तो इनके एक्सपेंसेस मैं अभी एंटर करता हूँ स्पीडीली। ये इनके कुछ एक्सपेंसेस एंटर हो गए। अच्छा, एजुकेशनल फ़ीस जो है वो मैंने पूरी 12 लाख लिखी है, क्योंकि उसके ऊपर हमने टैक्स भी दिया था तो उसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं होती, तो वो एज इट इज़ मैंने लिख दी है। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं। मज़ीद टैक्स जो है वो हमने एक्चुअल लिखना है, तो ये मैंने इसको देखा है कंप्यूटेशन से एक्चुअल कितना टैक्स था, तो टैक्स एक्चुअल जो होगा वो मैं यहाँ पे लिख दूँगा। टैक्स आपने गलत नहीं लिखना, जितना पे किया है वही आपने एक्सपेंस में लिखना है। इतना इनका टैक्स आ रहा था जो मैंने इधर मेंशन कर दिया है। आगे चलते हैं मज़ीद। हाँ, 2 टाइम कैलकुलेट किया इसको। अब आ जाते हैं रिकॉन्सिलेशन की तरफ।
ये रिकॉन्सिलेटेड अमाउंट का मतलब ये है कि ये पैसे आपने कहीं भी खर्च नहीं किए, आपको जो इनकम आई थी उससे ये पैसे आपके पास इजाफी हैं, तो ये कहाँ हैं ये आपने FPR को बताना है। तो एक काम मैं और कर रहा हूँ कि इनकी कैश जो है ना वो भी ज़ीरो कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने अपनी तमाम अमाउंट जो है वो किसी को दे दी है इस साल, तमाम एसेट किसी के नाम कर दिए हैं जो कैश या बैंक्स या इस सूरत में थे। और ये मैंने कॉपी की और गिफ्ट में एंटर कर दी, क्योंकि उन्होंने ये अमाउंट सारी की सारी किसी को गिफ्ट दे दी है, अपने किसी फैमिली मेम्बर को ही दी है, इसलिए गिफ्ट में शो होगी। और इस तरीके से अनरिकॉन्साइल्ड अमाउंट ज़ीरो हो गई और इनकी रिटर्न कंप्लीट हो गई। वेरीफाई करेंगे और सबमिट कर देंगे, लेकिन मैं अभी सबमिट नहीं कर रहा, मैं सेव कर रहा हूँ, मैंने इनको चेक करवानी है। तो ये थी आज की वीडियो, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।